हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमें मालूम है कि एक बैटरी या सेल जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स होता है। सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं, उन रिएक्शंस में जो एनर्जी जनरेट होती है या जो पोटेंशियल डिफरेंस वो जनरेट करता है दो टर्मिनल्स के बीच में, उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करते हैं सर्किट के अंदर। वायर्स में से मूव करेंगे, रेजिस्टर्स के थ्रू मूव करेंगे और वापस बैटरी में आ जाते हैं। हमने पिछले सेक्शन में ये भी देखा कि करंट को मेंटेन करने के लिए किसी न किसी तरह का जो एनर्जी का सोर्स है उसको अपनी एनर्जी कंटिन्यू रखनी पड़ती है, स्पेंड करनी पड़ती है उसको कंटिन्यूसली। ये एनर्जी जाती कहाँ पे है? इस एनर्जी का एक हिस्सा जो है वो करंट को मेंटेन करने में यूज हो जाता है, जिससे कि वो यूजफुल वर्क कर सके। फॉर एग्जांपल, फैन को चलाने में जब हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का एक हिस्सा जो है वो फैन को घुमाने में यूज हो जाता है। दैट इज द टू डू द यूजफुल वर्क दैट इज इंटेंडेड टू बी डन। ठीक है, बाकी की जो एनर्जी है उसको एक्सपेंड किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ हीट टू ओवरकम द रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में जो एनर्जी यूटिलाइज होगी, जो एनर्जी यूटिलाइज तो नहीं कहूँगा मैं, वेस्ट होगी, जो एनर्जी वेस्ट होगी वो अपने आप को हीट में कन्वर्ट कर लेगी। अगर आप एक पंखा चलने के बाद जब आप उसको स्विच ऑफ कर देते हो और वो घूमना रुक जाता है, उसके बाद अगर आप उसको टच करके देखोगे तो वो हॉट होगा। अब पंखे का काम तो ठंडक देना है, हवा देना है, तो वो क्यों इन द प्रोसेस गर्म हो गया? बिकॉज कुछ पार्ट जो है एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, वो पंखे की जो रेजिस्टेंस है उसको ओवरकम करने में भी यूज हो रहा है और वो पार्ट हीट में कन्वर्ट है। ठीक है जी। ऑन दी अदर हैंड, अगर कोई सर्किट जो है वो प्योरली रेजिस्टिव हो, मतलब उसके अंदर सिर्फ रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस हो, ठीक है, उसके अंदर जो सोर्स है उसकी एनर्जी कॉन्टिन्यूसली हीट की फॉर्म में ही डिसिपेट होती रहेगी। ऐसा जो सर्किट होता है, ऐसा जो डिवाइस होता है, उसे कहा जाता है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। जो जहाँ पे होगा उसको हीटिंग डिवाइस कहा जाता है। और ये जो इलेक्ट्रिक करंट हीट में कन्वर्ट होता है, इट इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस इफेक्ट को हम यूटिलाइज करते हैं इन डिवाइसेस सच एज इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन एटसेट्रा। मान लो एक करंट आए जो है वो एक रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, उसमें से फ्लो कर रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस जो लगी हुई है रेजिस्टर के अक्रॉस वो है कैपिटल वी। ठीक है, लेट टी बी द टाइम ड्यूरिंग विच अ चार्ज क्यू फ्लोज अक्रॉस। मान लो t जो है वो टाइम है जिसमें चार्ज q जो है वो उसमें से फ्लो करके जाता है। द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज q थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v इज vq। वर्क डन इन मूविंग द चार्ज q थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v इज vq। हमने पीछे पढ़ा था v इज इक्वल टू w बाई q, तो वहां से w जो है इट विल बी इक्वल टू v इंटू q, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। सो जो सोर्स है इट मस्ट सप्लाई एनर्जी इक्वल टू वी क्यू इन टाइम टी। जितनी एनर्जी हमने पीछे पढ़ा हुआ है, जितना वर्क करना पड़ता है उतनी एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है। ठीक है, राइट जी, जितना वर्क करोगे उतनी एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है। तो अगर वर्क वी क्यू के बराबर है तो इतनी ही एनर्जी जो है समझ लो वो स्पेंड हो जाएगी टाइम टी के अंदर। तो पावर होते हैं वर्क अपॉन टाइम, वर्क है वी क्यू, तो पावर इस केस में हो जाएगी वी क्यू अपॉन टाइम। राइट, पावर हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है और भी क्लासेस में पढ़ा है। पावर जो है इट इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। यहाँ पर जो वर्क है वो इलेक्ट्रिकल वर्क डन है विच इज इक्वल टू वी क्यू। राइट, सो वी इंटू क्यू बाई टी, और Q बाई टी किसके बराबर है ये भी हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा है, दैट इज इक्वल टू I। राइट, सो पावर इज इक्वल टू V I। दिस इज वन फॉर्मूला फॉर द पावर ऑफ द सर्किट। नाउ एनर्जी जो है, राइट, जो एनर्जी है यहीं से अगर हम देखें एनर्जी अपॉन टाइम भी होता है पावर। सो इफ वी से एनर्जी जो है हम उसको लिख सकते हैं एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। सो पावर अगर वी आई है, सो एनर्जी का एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
Vi into time, that is VIT। और क्योंकि ये सारी की सारी एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं that heat energy is equal to VIT, that is energy into time, energy is power into time, and power is V into I, so heat energy would be VIT. This is about the power, energy, work and heat relationship. Power is equal to work upon time, work is equal to VQ, so VQ upon time, and Q upon T, charge upon time is current, so power is equal to VI, right? Energy is power into time, so it will be VI into T, that is VI into T, VIT। इतनी हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है किसी भी सर्किट के अंदर जब उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V वोल्ट्स का लगा हो और T सेकेंड्स के लिए उसमें से करंट I जो है वो फ्लो कर रहा हो, सो हीट प्रोड्यूस्ड इन दैट सर्किट इज VIT। अगर हम लोग V की जगह पे IR रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, देन वी विल गेट I स्क्वायर R इंटू T, ठीक है, राइट। VIT में अगर हम लोग V को IR रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, then we get I square R into T, I square RT. This formula, this relationship is called the Joule's law of heating. क्या है ये law? Heat produced in a circuit is directly proportional to the square of the current through the circuit. It is directly proportional to the resistance of the circuit, and it is directly proportional to the time for which the current flows through the circuit. तीनों चीजों को अगर हम लोग एक जगह पे कंबाइन करेंगे तो विल गेट H इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर इंटू R इंटू T। इस केस में अगर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हम हटाते हैं तो उसकी जगह पे प्रोपोर्शनैलिटी अगर हम हटाते हैं तो उसकी जगह पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगेगा विच इज 1। सो ओवरऑल हीट इज इक्वल टू I स्क्वायर R T। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है? हीट प्रोड्यूस्ड इन अ सर्किट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करंट थ्रू द सर्किट and the resistance of the circuit and the time for which the current flows। ये सबसे मेन फॉर्मूला है हीट प्रोड्यूस्ड किसी भी सर्किट में फाइंड करने के लिए, दैट H इज इक्वल टू I स्क्वायर R T, राइट। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इस चीज की क्या है, कहाँ कहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? जो हीट की जनरेशन है किसी भी कंडक्टर में वो एक इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस है इलेक्ट्रिक करंट का। इनएविटेबल का मतलब होता है कि भाई अगर कोई दोस्त बनाया है तो अगर उसके अंदर एक दो बुराइयां हैं तो वो इनएविटेबली वो भी सहनी ही पड़ेंगी हमारे को, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस, राइट। तो हीट का जो जनरेशन है किसी भी कंडक्टर में वो एक इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस है, मतलब जिसको रोका नहीं जा सकता, टाला नहीं जा सकता, ऐसा कॉन्सिक्वेंस है इलेक्ट्रिक करंट का। करंट अगर फ्लो करेगा तो हीट प्रोड्यूस होगी ही होगी। बहुत सारे केसेस में ये अनडिजायरेबल होता है क्योंकि यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट की फॉर्म में कन्वर्ट होकर वेस्ट हो रही है। इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर ये जो अनअवॉइडेबल हीटिंग है ये कंपोनेंट्स के टेम्परेचर को बढ़ा सकती है और उनकी प्रॉपर्टीज को ऑल्टर कर सकती है, चेंज कर सकती है। लेकिन हीटिंग इफेक्ट जो है इलेक्ट्रिक करंट का, इसकी बहुत सारी यूजफुल एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन है, इलेक्ट्रिक टोस्टर है, इलेक्ट्रिक अवन है, इलेक्ट्रिक केटल है, इलेक्ट्रिक हीटर है, रूम हीटर है। इन सभी में हम जानबूझ के हीट प्रोड्यूस करवाते हैं ताकि हीट प्रोड्यूस होगी तो हम उस हीट को यूज कर लेंगे। तो ये सारी डिवाइसेस जूल्स हीटिंग के ऊपर ही बेस्ड हैं। इलेक्ट्रिक हीटिंग के तीन मेन तरह के यूज होते हैं। नंबर 1 है टू प्रोड्यूस लाइट। इलेक्ट्रिक हीटिंग को हम यूज करते हैं लाइट प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर, ठीक है। यहां पर जो फिलामेंट है it must retain as much of the heat generated as is possible। जो फिलामेंट है उसे इतनी हीट रिटेन करनी पड़ती है जितनी वो ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन कर सके ताकि वो उतना हॉट हो जाए कि वो लाइट एमिट करनी शुरू कर दे। सेकेंडली, इतने हाई टेम्परेचर पर उसको मेल्ट भी नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, एक स्ट्रॉन्ग मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस तक होता है, टंगस्टन, उसे हम यूज करते हैं फिलामेंट्स के, बल्ब के फिलामेंट्स बनाने के लिए।
फिलामेंट को बल्ब से के अंदर जब हम प्लेस करते हैं तो उसे हम थर्मली इंसुलेट करते हैं ताकि वो जो हीट है वो बल्ब की बॉडी को ट्रांसफर ना हो, क्योंकि अगर हीट बल्ब की बॉडी को ट्रांसफर होगा तो उतनी हीट के कारण फिर बल्ब का जो ग्लास है वही मेल्ट कर हो सकता हो जाए। ठीक है, मोर ओवर अगर कोई एक्सीडेंटली टच भी कर लेगा उसको तो इतनी हीट पे तो फिर मतलब बंदे के जो हाथ हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि दे विल बर्न आउट। ठीक है, सो बल्ब्स को यूजुअली हम लोग एक केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन या आर्गन गैस से भरते हैं, क्योंकि अगर हम उसके अंदर ऑक्सीजन भर देंगे तो इतने हाई टेम्परेचर पे कंबशन हो जाएगी और बल्ब बर्स्ट हो सकता है, अगेन एक्सप्लोजन हो सकता है उसके अंदर। तो हम केमिकली इनएक्टिव गैस भरते हैं, नाइट्रोजन या आर्गन। ठीक है, मोस्टली जो पावर कंज्यूम होती है फिलामेंट के अंदर वो हीट की फॉर्म में अपीयर करती है, लेकिन उसका कुछ पार्ट जो है वो रेडिएटेड लाइट की फॉर्म में भी एमिट होता है। एंड बच्चों इसको बहुत ध्यान से समझो, कितनी इंपॉर्टेंट ये बात है एनर्जी कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मोस्टली जितनी हम पावर उसको सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो हो रही है हीट की फॉर्म में कन्वर्ट, और थोड़ा सा पार्ट उसका कन्वर्ट किस में हो रहा है, लाइट में, जबकि बल्ब का मेन काम हीट देना नहीं है, लाइट देना है। तो दैट इज वाई हम कहते हैं कि ये जो बल्ब होते थे पुराने टाइम पे, जो येलो लाइट वाले हम यूज करते थे, ये बहुत एनर्जी इनएफिशिएंट होते थे। दैट इज वाई दे वर रिप्लेस्ड बाय CFLs, ट्यूब्स एंड CFLs। अब और LEDs आ गई, राइट। एक और जो एप्लीकेशन कॉमनली हम देखते हैं जूल हीटिंग की, वो है इलेक्ट्रिकल फ्यूज के अंदर। इलेक्ट्रिकल फ्यूज ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को डैमेज से प्रिवेंट करते हैं। अगर बाई चांस सर्किट के अंदर करंट जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है तो ये क्या करते हैं कि ये खुद मेल्ट हो जाते हैं। मेल्ट होके ये करंट को आगे सर्किट में जाने से रोक देते हैं, और करंट आगे सर्किट में जाने से रुक जाता है तो सर्किट को होने वाला डैमेज भी बच जाता है। फ्यूज को हम हमेशा सीरीज में रखते हैं डिवाइस के साथ, राइट। अगेन सीरीज अभी हमने मिस किया है, तो सीरीज के अंदर हम फ्यूज को रखते हैं। इसके अंदर एक बेसिकली वायर होती है मेटल की बनी हुई या एलॉय की बनी हुई, जिसका एप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट हो, ना बहुत हाई ना बहुत लो। एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड वगैरह की हम वायर यूज कर सकते हैं। मान लो अगर सर्किट के अंदर 5 एम्पियर करंट फ्लो करना है, तो 5 एम्पियर करंट के फ्लो करने से जितनी हीट प्रोड्यूस हो सकती है उस हीट तक का मेल्टिंग पॉइंट इस वायर का होगा। लेकिन अगर ज्यादा करंट फ्लो कर जाएगा तो जो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी उसको ये सह नहीं पाएगा और मेल्ट कर जाएगा। सो बेसिकली होता क्या है कि अगर एक्सीडेंटली कोई एक्स्ट्रा करंट जो है वो सर्किट के अंदर आ जाए एक्सीडेंटली, ठीक है, तो जो फ्यूज है वो खुद मेल्ट कर जाएगा। ये वायर है, ठीक है, ये फ्यूज लगा हुआ है बीच में, राइट। फ्यूज जो है अगर एक्स्ट्रा करंट यहां से आ रहा है इसमें से, आई जस्ट चेंज द कलर अ बिट सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट वेल। ये है, मान लो ये फ्यूज लगा हुआ, पीछे से करंट जो है वो आ रहा है। अगर जब तक तो नॉर्मल करंट आएगा ये मेल्ट नहीं करेगा और करंट आगे ट्रांसफर होता जाएगा, सर्किट चलेगा। लेकिन अगर करंट ज़्यादा आ जाएगा तो क्या होगा कि ये जो फ्यूज़ है ये मेल्ट कर जाएगा, और फ्यूज़ के मेल्ट करने से ये सर्किट जो है वो टूट जाएगा। और सर्किट अगर टूट जाएगा, ये मेल्ट होगी वायर फ्यूज़ की, सर्किट अगर टूट जाएगा तो करंट आगे से पीछे से आगे ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा। तो जो भी यहाँ पे आपने अप्लायंसेज में भी टीवी, फ्रिज या जो भी आपने लगाया होगा वो डैमेज से बच जाएगा। अगर ये फ्यूज़ नहीं लगा होगा तो सारा का सारा करंट जो है वो एज इट इज़ आगे ट्रांसफ़र होगा और डिवाइसेस को डैमेज करेगा। ठीक है, सो जब भी हम कोई फ्यूज़ लगाते हैं तो हमें ध्यान देना पड़ता है कि हम जितनी रेटिंग है ऑपरेटर्स की, कि जो चीज़ हमने चलानी है उसकी क्या करंट रेटिंग है, हम इसका ध्यान रखते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि करंट रेटिंग उसकी ज़्यादा हो, हम छोटा फ्यूज़ लगा दें और फ्यूज़ जो है वो सर्किट को ऑन करते ही मेल्ट हो जाए और सर्किट टूट जाए। ज़्यादातर जो फ्यूजेस आजकल आते हैं वो 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर की कैटेगरीज में आते हैं। अगर किसी इलेक्ट्रिक आयरन ने मान लो 1 किलोवाट की इलेक्ट्रिक पावर यूज़ करनी है 220 वोल्ट पे, ठीक है, तो तकरीबन 4.54 एम्पियर का करंट उसमें से फ्लो करना है। तो 4.54 एम्पियर का करंट अगर फ्लो करना है तो मैं उसमें 3 एम्पियर का अगर फ्यूज़ लगा दूंगा तो मेरी मूर्खता होगी, क्योंकि 4.54 एम्पियर करंट तो उसने नॉर्मली ड्रॉ करना है। तो सर्किट ऑन करते ही उसने 4.54 एम्पियर ड्रॉ कर लेना और सर्किट ने फ्यूज ने मेल्ट हो जाना, सर्किट टूट जाना, तो इलेक्ट्रिक आयरन चलनी ही नहीं। तो मुझे
जो है तकरीबन 5 एम्पियर का जो फ्यूज़ है वो यूज़ करना चाहिए, ताकि इस फ्यूज़ की रेटिंग पे आयरन चल भी जाएगी और कोई मेल्टिंग भी नहीं। आपने पिछली क्लासेस में अपने पढ़ा है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क को पार कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। इक्वेशन 12.21 जो है, इट गिव्स द रेट at which electric energy is dissipated or consumed in an electric circuit। इसको इलेक्ट्रिक पार भी हम बोलते हैं। सो पार इज गिवन बाय VI, जैसे हमने पीछे देखा। अगर मैं V को रिप्लेस कर दूं IR से, ठीक है जी, इफ आई रिप्लेस V बाय IR, तो जो P है विच इज एक्चुअली V है, वो क्या बन जाएगा, IR into I, दैट इज I square R। And if I replace I by V by R in the formula for power, तो जो कि VI है उसमें I की जगह पे मैंने लिख लिया V by R, so I'll get the formula for P equal to V square by R। So P is equal to V square by R, P is equal to I square R और P equal to VI। ये तीन फॉर्मूलाज हैं जो पावर के लिए हम लोग यूज करते हैं एज पर दी कंडीशन। अगर वोल्टेज और करंट दिया तो P equal to VI यूज कर लो, अगर करंट और रेजिस्टेंस दिया तो P इक्वल टू I स्क्वायर R यूज कर लो, अगर वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया तो V स्क्वायर बाय R यूज कर लो। नहीं तो कुछ भी दिया है, V बाय R का फॉर्मूला यूज करो, V इक्वल टू IR का फॉर्मूला यूज करो, जो कुछ भी गिवन है उन सबको पुट करो, I ढूंढो और VI का फॉर्मूला याद रख लो पावर के लिए, Q यूज ऑलवेज। ठीक है, सो ये तीन फॉर्मूला जो है वो आप याद रख सकते हो, राइट। पावर जो है इसका यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है वॉट। ठीक है, 1 वाट पावर क्या है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की टर्म में, 1 वाट पावर इज डिफाइंड एज, अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है सर्किट में से, तो हम कहेंगे कि उसकी पावर कितनी है, उसकी पावर है 1 वाट। ऑब्वियसली वॉट एक बहुत ही छोटा यूनिट है, ठीक है, इसीलिए एक्चुअल प्रैक्टिस में हमें बड़ा यूनिट चाहिए होता है जिसको हम बोलते हैं किलोवाट। ये 1000 वॉट्स के बराबर होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो पावर और टाइम का प्रोडक्ट है, जो यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, इसीलिए उसे वॉट आवर कहा जाता है। 1 वाट आवर जो है इट इज द एनर्जी कंज्यूम्ड। क्या होगा 1 वाट आवर, 1 वॉट के पावर वाली डिवाइस को अगर 1 घंटे तक यूज करोगे, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड 1 वॉट आवर। अगेन उसमें भी हम बड़ा यूनिट किलोवाट आवर यूज करते हैं, विच इज इक्वल टू 1000 वॉट आवर्स, राइट। किलोवाट आवर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कमर्शियल यूनिट है, जबकि जूल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का SI यूनिट है, राइट। सो ऑब्वियसली हमें इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट आती है। सो 1 किलोवाट आवर जो है, इफ आई टेल यू, इट इज इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, विच इज इक्वल टू 1000 वॉट्स इंटू 3600 सेकेंड। वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड, सो 1000 जूल पर सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड, सेकेंड कट गया, so we get 36 lakh joules or 3.6 into 10 raised to power 6 joules, right? So this is the relationship between commercial unit and SI unit of electrical energy। बहुत important topic है, बहुत important question ये आता है, what are the commercial and SI unit of electricity and how are they related? ठीक है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रिक सर्किट में कंज्यूम हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसको एनर्जी के लिए प्रोवाइड पैसे देते हैं, ठीक है, कि जो एनर्जी यूज करके हम इलेक्ट्रिक गैजेट्स को चलाते हैं तो उतनी एनर्जी के लिए हम पे करते हैं, ना कि उनके काउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, राइट जी। सो अपार्ट फ्रॉम अगर मैं कहूँ सीरीज एंड पैरेलल, राइट, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। नाउ वी आर लेफ्ट विद द series and parallel combination of resistances, which we will be discussing next time, right? For more informative videos, subscribe to our channel and also hit the bell icon so that you are notified whenever we release a new video. Thank you from Horizons.